गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसका कॉमन टॉपिक चल रहा है दोनों क्लासों के लिए साइक्लोएल्केन, बिल्कुल नया टॉपिक और जिसका पार्ट नंबर 5 हम कर रहे हैं। साइक्लोएल्केन आपने कभी पढ़ा नहीं, ये फर्स्ट ईयर में ही लगता है नया। तो हमने साइक्लोएल्केन की बात कर ली थी। साइक्लोएल्केन से संबंधित जो बनाने की विधियां थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम साइक्लोएल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले साइक्लोएल्केन के भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण जिनको क्या बोला जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए साइक्लोएल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लो ब्यूटेन होती है, साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोप्रोपेन क्या होती है? 3 कार्बन वाली, ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगी। ठीक है, इसको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, हमने किया भी है। और 4 कार्बन वाली साइक्लोब्यूटेन हो जाएगी। और वैसे भी साइक्लोएल्केन जो होता है वो 3 नंबर कार्बन से ही शुरू होता है और एल्केन जो होता है हमारा वो तो 1 नंबर कार्बन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन साइक्लोएल्केन है वो 3 नंबर कार्बन से स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि निरंतर साइक्लोएल्केन ये दोनों ही होंगी, भी 3 नंबर कार्बन वाली साइक्लोएल्केन और 4 नंबर कार्बन वाली निरंतर साइक्लोएल्केन इन्हें कहेंगे। और हमें कह दिया जाए कि निरंतर एल्केन, एल्केन क्या हो जाएगी? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास में निरंतर साइक्लोएल्केन आएगी तो क्या हो जाएगी? साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन हो जाएगी। ये क्या होती हैं? गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन तो गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। और इससे उच्चतर जो साइक्लोएल्केन है, उससे उच्चतर साइक्लोएल्केन जैसे हमारे पास साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोपेंटेन हो गया, 5 कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? साइक्लोपेंटेन। सर्किल फॉर्म में साइक्लोपेंटेन हो गया। या फिर हम कह दें भी साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं, जिसके अंदर 6 कार्बन आ जाएंगे, या उससे उच्चतर भी हो। ये सारे क्या होते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो फिर पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये हो गई कि भी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो है वो तो गैसीय फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन उससे उच्चतर जैसे साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेप्टेन हो गया, वो क्या हो जाएंगे? द्रव अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। दूसरा, इनके जैसे भी रिंग क्या होगी? बड़ी होती जाएगी। भी साइक्लोप्रोपेन में क्या होती है? छोटी रिंग बनती है, और फिर साइक्लोब्यूटेन में और बड़ी हो जाएगी, साइक्लोपेंटेन में और बड़ी रिंग बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेन में और बड़ी रिंग बन जाएगी। तो हम ये तो जानते हैं ना कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्वथनांक और गलनांक का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि अणुभार क्या होता है? क्वथनांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये नियम तो सब पर लागू होता है, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो ईथर हो, चाहे एल्डिहाइड हो, कोई भी ग्रुप हो, भी जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वथनांक और गलनांक का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब हमारे पास में जो साइक्लोएल्केन है उनका अणुभार अगर बढ़ता है तो गलनांक और क्वथनांक का मान भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तीसरी बात, ये क्या होते हैं? जल में अविलय होते हैं। अगर साइक्लोएल्केन को जल में विलय करना चाहें तो नहीं हो सकता, जल में अविलय होते हैं। और कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, ये क्या होते हैं? कार्बनिक विलायक होते हैं। इनके अंदर क्या हो जाएंगे? विलय हो जाएंगे। तो साइक्लोएल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो 3 ही है।
साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन तो गैसीय फॉर्म में पाए जाते हैं। उससे बड़ी रिंग वाले, चाहे वो साइक्लोपेंटेन हो, चाहे वो साइक्लोहेक्सेन हो, वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे जैसे साइक्लोएल्केन का अणुभार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये गलनांक और क्वथनांक का मान बढ़ता जाएगा और जल में अविलय होंगे और कार्बनिक विलायकों में, जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, कार्बनिक विलायक CCl4 हो गया, इनके अंदर क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। तो ये तो बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर साइक्लोएल्केन जो है वो कुछ रिएक्शन शो करता है। हमने ये रिएक्शन लिखी है केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। साइक्लोएल्केन इन 5 रिएक्शन को शो करता है। इन 5 रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनके साथ में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके कोई ना कोई कंपाउंड का निर्माण करता है। और रिंग जो होती है वो खुल भी जाती है और किसी में बड़ी भी हो जाती है रिंग और किसी में छोटी भी हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी और पहली जो रिएक्शन है वो है हैलोजेंस के साथ में अभिक्रिया। हैलोजेंस के साथ अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर हम CH2 और इन दोनों के साथ जोड़ करके ये क्या ले रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन ले रहे हैं। 3 कार्बन है और सर्किल फॉर्म में है या साइक्लिक, तो क्या हो जाएगी, साइक्लोप्रोपेन। X2 के साथ में विक्रिया करेंगे। X यहाँ Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है, दोनों के साथ रिएक्शन करवाई जा सकती है। तो यहाँ से हम कोई भी एक बॉन्ड तोड़ देंगे तो CH2 एक बॉन्ड टूट गया, X यहाँ जुड़ जाएगा और रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी और एक X यहाँ जुड़ जाएगा। 1 2 3 1 नंबर और 3 नंबर कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ गया। किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ अगर 2 हैलोजन जुड़े होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, डाई हैलाइड्स। और 3 जुड़े हैं तो ट्राई हैलाइड्स, 1 जुड़ा है तो मोनो हैलाइड्स, 4 जुड़े हो तो टेट्रा हैलाइड्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1,3 डाई हेलो प्रोपेन, ये लिखा जा सकता है। या फिर आप सीधा ही लिख सकते हो कि डाई हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई, डाई हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब देखिए अगर हम साइक्लोब्यूटेन लेकर के रिएक्शन करवाएं तब भी करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 कार्बन वाली सर्किल फॉर्म ले ली और जिसको क्या बोला जाता है, साइक्लोब्यूटेन, और X2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और इसके साथ अभिक्रिया करवाने पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसके साथ X जुड़ जाएगा, CH2 CH2X। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4, 1 और 4 नंबर कार्बन के साथ में क्या जुड़ गया, हैलोजन। तो 1,4 डाई हेलो ब्यूटेन क्या बन जाएगा, 1,4 डाई हेलो ब्यूटेन। अगर हम हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाई हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। सीधी सी एक शॉर्ट फॉर्म यही होगी कि हम अगर हैलोजन के साथ में विक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाई हैलाइड्स बन जाएंगे। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन आती है हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। हैलोजेंस अम्लों के साथ अभिक्रिया। सेकंड, हैलोजेंस अम्लों के साथ अभिक्रिया। हैलोजेंस अम्लों के साथ अभिक्रिया।
हेलोजेंस अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर ले रहे हैं हम साइक्लोप्रोपेन, क्या ले रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन। जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो सबका नाम लिखना जरूरी होता है। नीचे HX के साथ ये अम्ल हो जाएंगे, इसके स्थान पर अपने HCl भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और एक के साथ हेलोजन जुड़ जाएगी। तो एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, ये सेकंड नंबर कार्बन और थर्ड नंबर कार्बन एक के साथ क्या जुड़ गया, हेलोजन जुड़ गया। और क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर होता है जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ कोई हेलोजन जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड बोला जा सकता है। या फिर अपने कहें किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के किसी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन के द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। हम करेंगे भी इस चैप्टर को इसी बुक के अंदर एक बार फिर से करेंगे। अब देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 1 पर हेलो जुड़ा है तो 1 हेलो प्रोपेन हो जाएगा भैया। अब साइक्लोप्रोपेन नहीं रहेगा, रिंग खुल चुकी है तो इसलिए 1 हेलो प्रोपेन हो जाएगा। अब हम 4 नंबर कार्बन श्रृंखला के साथ करवाएं तो ये भी ऐसे ही होती है। ये क्या ले रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन ले रहे हैं और साइक्लोब्यूटेन की HX के साथ रिएक्शन करवाएं तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक के साथ हेलोजन जुड़ जाएगा। ये हेलोजन जुड़ गया, 1 2 3 4, 1 के साथ हेलो तो 1 हेलो ब्यूटेन, 1 हेलो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या थी, हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब देखिए हेलोजन अम्लों के साथ हमने हेलोजन्स के साथ अभिक्रिया की थी, उसके अंदर एक रिएक्शन हम ये भी ले लेते हैं कि अगर हम छोटी रिएक्शन लेते हैं तब तो क्या होता है कि डाइहैलाइड्स बनते हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं, एक रिएक्शन रह गई, अभी करवा देती हूँ। देखिए जब हम कोई बड़ी रिंग ले लें, जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ले लिया और साइक्लोहेक्सेन लेकर के हम क्या करवाएं, इसे थोड़ा सा प्रकाश दे दें, विसरित सूर्य के प्रकाश में करवा दें, विसरित सूर्य के प्रकाश में करवा दें। मान लो ये रिएक्शन मैं करवा देती हूँ Cl2 के साथ, तब ये क्या करेगा, डाइहैलाइड ना बना करके क्या करेगा, प्रतिस्थापन शो कर देगा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप अंदर आएगा और एक बाहर निकल जाएगा। जैसे हेलोजन अंदर चला जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो अब देखिए ये रिंग नहीं टूटेगी, रिंग वैसे की वैसे रहेगी। ये देखिए CH2 और CH2 और ये CH2 ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ वाला CH Cl में चेंज हो जाएगा और एक हाइड्रोजन HCl की फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन ये रह गई थी हेलोजन्स के साथ अभिक्रिया के अंदर अगर बड़ी रिंग लेते हैं और थोड़ा सा विसरित सूर्य का प्रकाश दे दिया जाए तो वो प्रतिस्थापन शो करने लग जाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो कर देती है। उसके पश्चात बाकी कंप्लीट हो गया ये 2 रिएक्शंस। अब देखिए उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण, यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो जो साइक्लो एल्केन है वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन में। उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और उत्प्रेरक की प्रेजेंस लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास CH2 और ये CH2, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। क्या है, साइक्लोप्रोपेन।
प्रोपेन। इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे और हाइड्रोजनीकरण करवाने के लिए निकल को ले सकते हैं, प्लेटिनम को ले सकते हैं, पैलेडियम उत्प्रेरक को काम में ले सकते हैं। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH3। तो साइक्लोप्रोपेन से क्या बन गया? प्रोपेन। यानी कि साइक्लोएल्केन से क्या बन गई? एल्केन। इसी प्रकार 4 कार्बन लेंगे, 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। और इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे निकल की प्रेजेंस में, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, तब ये किस में चेंज हो जाएगा? ब्यूटेन में। साइक्लोब्यूटेन से क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। रिंग ओपन हो गई, एक एक हाइड्रोजन दोनों के साथ में जुड़ गया। उसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन आती है ऑक्सीकरण। क्या आती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है? ऑक्सीकारक की प्रेजेंस ली जाती है। हमारे पास यहाँ CH2 CH2 और CH2 CH2 और CH2, ये हमारे पास 5 कार्बन की रिंग है और इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो KMnO4 की प्रेजेंस में करवाएंगे। 5 नवजात ऑक्सीजन हमें लेना पड़ेगा और ये CH2 और COH में चेंज हो जाएगा और ये CH2COH में चेंज हो जाएगा और इसे बोलेंगे ग्लूटेरिक एसिड। क्या हो जाएगा? ग्लूटेरिक एसिड। अब देखिए आप, जब हमने साइक्लोपेंटेन का ऑक्सीकरण करवाया तो ग्लूटेरिक एसिड का निर्माण हो गया। और अगर साइक्लोहेक्सेन लेंगे, साइक्लोहेक्सेन लेकर के रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? साइक्लोहेक्सेन। और KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं, ऑक्सीकरण करवा रहे हम तो CH2 CH2 COH और इधर CH2 CH2 और COH और इसको बोलेंगे एडिपिक एसिड। तो अगर साइक्लोपेंटेन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ग्लूटेरिक एसिड का निर्माण होता है और साइक्लोहेक्सेन का अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है? एडिपिक एसिड। फिर उसके पश्चात आता है नेक्स्ट रिएक्शन डेमजेनोव पुनर्विन्यास, डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, जिसके अंदर रिंग को बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो 5 नंबर आती है डेमजेनोव पुनर्विन्यास, डेमजेनोव पुनर्विन्यास। इसके अंदर देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास CH2 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 और CH और NH2, ये क्या है? प्राइमरी एमीन है और इस प्राइमरी एमीन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन करवाने के दौरान ये जो रिंग है वो 4 कार्बन की है और ये क्या होती है? 3 कार्बन के एल्कोहल में चेंज हो जाती है और नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है और H2O बाहर निकल जाता है और प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। यानी कि रिंग क्या हो जाएगी? छोटी।
रिंग क्या हो जाएगी, छोटी। 4 कार्बन की रिंग है, उधर कितने की बन जाएगी, 3 कार्बन की, ठीक है। और यहाँ पर हम CH2 और CH और CH2NH2 ये ले लें। ये भी क्या है, प्राइमरी एमीन, और इस प्राइमरी एमीन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये तो 4 कार्बन की रिंग थी, 3 कार्बन की रिंग में चेंज हो गई। और ये क्या है, 4 कार्बन की रिंग है, और ये क्या होती है, 5 कार्बन की रिंग में चेंज हो जाती है। तो अब देखिए ये CH2OH ये क्या होती है, 5 कार्बन की रिंग बन गई, और यहाँ पर क्या बन रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। तो डी डेमजेनो पुनर्विन्यास के द्वारा हम अगर प्राइमरी एमीन लेकर के नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो रिएक्शन करवाने के दौरान 4 कार्बन वाली रिंग 3 कार्बन की रिंग में चेंज हो जाएगी, और 4 कार्बन वाली रिंग 5 कार्बन वाली रिंग के अंदर चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब डेमजेनो पुनर्विन्यास के अंदर वलय सिकुड़ रही है और फैल रही है। वलय क्या कर रही है, सिकुड़ भी रही है और फैल भी रही है, दोनों तरीके से हो रही है। तो आज की हमारी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, इसका मैकेनिज्म करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।